हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करेंगे आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 2। वेलकम टू एजु ग्रोथ विद सुधीर मित्तल। आज का टॉपिक हमारा 2.1 और इस चैप्टर में टॉपिक्स की लिस्ट आपके सामने है। 2.1 इकोनॉमिक प्लानिंग, कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर्स प्लान्स, ये हम देखेंगे आज के टॉपिक में। 2.2 इसके बाद आएगा एग्रीकल्चर इन द सेम पीरियड 1950 टू 1990। 2.3 आएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द सेम पीरियड। 2.4 आएगा फॉरेन ट्रेड के बारे में इसी पीरियड के दौरान। और लास्ट में इस चैप्टर की एग्जाम सीरीज आपके लिए। इन सब टॉपिक्स के लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं हमने। आप जिस भी टॉपिक को चाहें आप शुरू कर सकते हैं, आपका टाइम सेव होगा। आज का टॉपिक 2.1 इकोनॉमिक प्लानिंग। इससे पहले हम डिस्कस करें, एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं कि आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया का इंडिपेंडेंस 1947 में हुआ था और हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 1950 से। तो बीच के 3 साल या 2 साल जो रहे वो कहाँ गए, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। द बिगिनिंग के नाम से देखिए, 1947 टू 1949। इसी के डिस्कशन में हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस टॉपिक का वाही क्या है, मतलब हम इस टॉपिक को क्यों स्टडी कर रहे हैं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, हमको इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947 को, आपको पता ही है। वी टुक मोर देन 2 years टू डिसाइड इंडियाज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। हमको 2 साल का टाइम लगा ये डिसाइड करने में कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा हो, डेमोक्रेसी हो, किस तरह की डेमोक्रेसी हो, या हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा हो, हमारी किस तरह की इकोनॉमी हो। तो पॉइंट नंबर 3 पे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ये 26 जनवरी 1950 के ही स्टार्टिंग से हमारे कंट्री में हर साल रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो तैयार हो गया 26 जनवरी 1950 से, लेकिन हमारा इकोनॉमिक सिस्टम क्या था उसकी बात हम अब कर रहे हैं। जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस द लीडर्स ऑफ इंडिया वर इन डायलेमा अबाउट विच इकोनॉमिक सिस्टम टू अडॉप्ट, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। दो तरह के मेन इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं पूरे वर्ल्ड में, या तो कैपिटलिस्ट कंट्री होगा या फिर सोशलिस्ट कंट्री होगा। तो हम दोनों में से कौन से चूज करें, इसके बारे में हमारे लीडर शुरू में कुछ उनको डायलेमा था, कुछ कंफ्यूजन था, काफ़ी सारे डिस्कशंस हुए, जिसके बाद जो उन्होंने डिसाइड किया, डिसीजन लिया, वो हमारे अब सामने आया। बाय एंड ऑफ 1949 ऑल लीडर्स एग्रीड फॉर अडॉप्टिंग मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम इन इंडिया। सभी लीडर्स ने 1949 के एंड तक ये डिस्कस किया और डिसाइड किया कि हमारी कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी रहेगी। दैट मीन्स कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों का मिक्स रहेगा। ठीक है, दोनों के फीचर्स रहेंगे। Under this, our country was supposed to have a strong public sector, that means government companies, and also the presence of private sector. हमने ऐसा डिसीजन लिया अपनी इकोनॉमी के बारे में कि हमारे सिस्टम में गवर्नमेंट कंपनीज भी होंगी और प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज भी साथ साथ होंगी। तो ना तो ऐसा ही है कि केवल पब्लिक सेक्टर ही होगा या गवर्नमेंट सेक्टर ही होगा, ना ही ऐसा है कि केवल प्राइवेट सेक्टर ही होगा। ठीक है, और देखते हैं। लेट अस हैव ए लुक एट व्हाट बेसिकली द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी मीन्स। अब आपने जो क्लास 11th में पढ़ा था वो कुछ टॉपिक आपके सामने आएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा, और आज के टॉपिक को आप उससे रिलेट भी कर पाएंगे, ये और भी अच्छा लगेगा आपको। देखिए, 3 तरह की डिसीजन लेने होते हैं किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में, जैसे कि जो नाम है तीनों के वो ये हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस तीनों तरह की इकोनॉमी में, मार्केट इकोनॉमी मीन्स कैपिटलिज्म, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मीन्स सोशलिज्म, और मिक्स तो हमारा है ही जो हम जिसमें हम लोग काम करते हैं। तो इसमें से हम सारे को डिस्कस ना करके केवल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में केवल मिक्स्ड इकोनॉमी को ही डिस्कस करेंगे इन 3 तरह के डिसीजंस के लिए। ठीक है, चेक करते हैं हम लोग क्या प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस। हमारे जो हमने अपने लिए चूज किया मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, उसमें प्रॉफिटेबल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड नॉन प्रॉफिटेबल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज। तो ऐसे गुड्स और सर्विसेज जिनमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया जाता है, तो वो गवर्नमेंट ने ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया कि आप इनको चलाइए, आप इनको बनाइए और लोगों की नीड को पूरा कीजिए। और ऐसे सेक्टर जिसमें प्रॉफिट या तो नहीं होता था तो बहुत कम होता था, या बहुत
टाइम के बाद होता था, या उन वाली इंडस्ट्रीज में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, इतना इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी तैयार नहीं थी। तो ऐसे सभी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट ने खुद अपनी कंपनीज ओपन करी, यानी कि हम उनको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSUs। ठीक है, तो पब्लिक कंपनीज या गवर्नमेंट कंपनीज एक ही बात है, वो हमने ओपन किया गवर्नमेंट ने, और तब जाकर उन गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ। नंबर 2 देखिए, हाउ टू प्रोड्यूस में अ बैलेंस बिटवीन मशीन्स एंड मैन पावर इज मेंटेन्ड। तो कैपिटलिज्म में क्या होता है कि वो ज़्यादा मशीनें लगाते हैं, बहुत कम लोगों को हायर करना चाहते हैं। सोशलिज्म में क्या होता है कि वो मशीनों पे ध्यान ना दे करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स देना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे दोनों का मिक्सचर है कि हम लोग अपने सिस्टम में इनफ मशीन्स भी रखेंगे और इनफ मैन पावर भी एम्प्लॉय करेंगे। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में इंडिया ने ऐसा अप्रोच किया कि हम लोग मशीन्स और मैन पावर में दोनों में बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे। ऐसा नहीं कि केवल मशीनें और ऐसा नहीं कि केवल मैन पावर। पॉइंट नंबर 3 देखिए, फॉर होम टू प्रोड्यूस में इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूसेस फॉर रिच बायर्स एंड पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूसेस फॉर पुअर पीपल। हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रोड्यूस करता है उन लोगों के लिए जो अच्छा पैसा दे सकते हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज जिनमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, इस तरह से। जबकि जो बाकी चीज़ें हैं जिनमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, जिनमें ज़्यादा मतलब जो लोग ज़्यादा प्राइस देना अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए अगर प्रोडक्शन करने की बात आए तो वैसे तरह की जो इंडस्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट ने अपने तरीके से खोली और चलाई। तो हमने यहाँ पर वही डिस्कस किया, आपको एग्जाम्पल भी दिया कि प्राइवेट टैक्सीज वर्सेज इंडियन रेलवेज। तो आज के टाइम में भी ऐसा है, उस टाइम पे भी ऐसा था कि गवर्नमेंट ने ये भी अलाउ किया कि प्राइवेट टैक्सीज ऑपरेट करें। जो लोग अच्छा प्राइस पे कर सकते हैं ट्रैवल के लिए वो टैक्सीज करें और उनके अपने जहाँ पर जाना चाहते हैं वो जाएं। लेकिन जिनके पास इनफ मनी नहीं है ये सब खर्चा करने के लिए, तो वो सिंपली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रन किया गया इंडियन रेलवेज में टिकट खरीदे और जाएं वहाँ पे, उनको बहुत सस्ता पड़ता है वो। तो दोनों तरह का था। और होम टू प्रोड्यूस मतलब रिच के लिए भी प्रोडक्शन हो रहा है और पुअर के लिए भी प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आया जिसके बारे में ये चैप्टर मेनली बेस्ड है। देखिए, इस पीरियड में इन 40 ईयर्स में 1950 टू 1990 तक, इस पीरियड के दौरान हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग कैसी रही, हमने क्या क्या स्टेप लिए, हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस थे वगैरह वगैरह, वो सब बातें इसमें आएंगी। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग एक बॉक्स आया जो हमको प्लानिंग यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन बताता है। बहुत सारे ऑथर्स ने अपनी अपनी बुक्स में इस टर्म को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है। हम आपको वो बता रहे हैं जो कि खुद प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका डेफिनेशन दिया है। क्या कहते हैं वो लोग? इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज। इस डेफिनेशन को आपके लिए समझना इजी कर देता हूँ इस तरह से। देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है कि हम अपने कंट्री के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, किसमें? इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में, कंट्री में डेवलपमेंट करने के लिए उन रिसोर्सेज को हम यूज़ करें। किसके हिसाब से? इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज़। किसी एक कंपनी या किसी एक पर्सन को रिच बनाने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, इसलिए नहीं। हम एज ए नेशन, एज ए होल, ए कंट्री, उसकी प्रायोरिटीज़ को देखते हुए हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करें कि कंट्री को क्या चाहिए, ना कि किसी एक बंदे को या ना कि किसी एक कंपनी को क्या चाहिए, कंट्री को क्या चाहिए, ये देखते हुए हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें। ठीक है, तो ये होगा हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग का डेफिनेशन। इसको आप एज इट इज वर्ड में याद ना भी याद कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन ये सारी बातें आनी चाहिए कि यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटीज, तीनों बातें इसमें आनी चाहिए। 1950 में इंडिया ने अडॉप्ट किया क्या? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के फीचर्स थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए, चैलेंजेस बिफोर गवर्नमेंट वर्क। उस समय जब इंडिया को फ्रीडम हुए, इंडिया को फ्रीडम मिले कुछ ही साल हुए थे, 2 या 3 साल ही हुए थे। इंडियन गवर्नमेंट के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे वो हम देखते हैं। नंबर 1, पॉवर्टी बहुत थी कंट्री में, पॉपुलेशन का बहुत सारा पार्ट पॉवर्टी से सफ़र करता था। तो गवर्नमेंट के सामने चैलेंज था कि इस पॉवर्टी को कैसे हटाएं, गरीबी को कैसे हटाएं। ठीक है, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। नंबर 2,
सेल्फ सफिशिएंसी, जो अपने कंट्री में प्रोड्यूस कर पाते थे हम लोग वो सफिशिएंट नहीं था हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए, तो हमको इंपोर्ट करने पड़ते थे। तो उन इंपोर्ट्स से कैसे छुटकारा मिले, कैसे उन इंपोर्ट्स को हम लोग कम कर पाएँ, धीरे धीरे करके ख़त्म भी कर पाएँ, तो ये सेल्फ सफिशिएंसी आत्मनिर्भरता कैसे आएगी, ये हमारे सामने चैलेंज था। और फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी, ब्रिटिश रूल ने जो हमको विरासत में दिया है ना, इनहेरिट किया हमको, जो 1947 में जिस हालत में हमको छोड़ के गए हमारी इकोनॉमी को, उस इकोनॉमी को, उस बैकवर्ड इकोनॉमी को हम लोग कैसे और इम्प्रूव करें, कैसे उसका स्पीड बढ़ाएं ग्रो करने का, और उसको कैसे रिवाइव करें ताकि हमारे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। तो ये सब चैलेंजेस थे हमारी गवर्नमेंट के आगे 1950 में। पॉइंट नंबर 3 देखिए, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 had already assigned a leading role to the public sector. इवन दो ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी का डिसीजन था वो 1949 तक हो पाया था, लेकिन हमारे कंट्री में ना 1948 में ही एक बात का तो डिस्कशन और डिसीजन हो गया था कि हमारे कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज का एक इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है। ठीक है, तो हालांकि जो ये डिसीजन था इसमें ऐसा नहीं कहा गया था कि प्राइवेट सेक्टर का भी हम लोग बहिष्कार करेंगे या प्राइवेट सेक्टर को हम लोग नहीं आने देंगे, सारा काम गवर्नमेंट कंपनीज ही करेंगी, ऐसा नहीं कहा था उन्होंने लेकिन ये कहा था कि पब्लिक सेक्टर की कंपनीज का, गवर्नमेंट कंपनीज का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा हमारे कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में। आगे देखते हैं। इन 1950 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप प्लानिंग कमीशन। अब ये एक बड़ा काम हुआ कंट्री में, पहली बार 1950 में प्लानिंग कमीशन का सेटअप हुआ, एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसमें बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे कंट्री के, और इन्होंने काफ़ी सारे फॉरेन इकोनॉमिस्ट्स की भी हेल्प ली थी उस समय। तो ये एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसके चेयरमैन कौन थे, उस समय के हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस कमीशन की ये जिम्मेदारी थी कि कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए किस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाएं, किस तरह के प्रोग्राम्स चलाए जाएं, किस तरह की स्कीम्स चलाई जाएं ताकि हमारे कंट्री का जो जीडीपी है वो बढ़े, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आगे और इस बात की क्लैरिटी आगे के पॉइंट्स में हमें मिलेगी। देखिए हमारी कंट्री का जो 1950 के समय के आसपास जो कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक प्लानिंग या पॉलिसी के जो मेन आर्किटेक्ट जिनको कहा गया, उनका नाम था प्रशांता चंद्र महालानोबिस, या शॉर्ट में हम उनको पीसी महालानोबिस भी कहते हैं। तो ही वॉज द पर्सन हु एक्चुअली वॉज द मेन आर्किटेक्ट बिहाइंड द इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। जो हम पढ़ रहे हैं ना इकोनॉमिक प्लानिंग, तो इसके मेन आर्किटेक्ट उस टाइम पे कौन थे, पीसी महालानोबिस। इस पे एक क्वेश्चन बनता है आपका सिलेबस में ऑब्जेक्टिव टाइप, तो ये आपको पता होना चाहिए इस तरह से। ठीक है, और देखते हैं द प्लानिंग कमीशन पुट इन प्लेस 5-year प्लान। जो प्लानिंग कमीशन इनकी देख रेख में हुआ, पीसी महालानोबिस की सुपरविजन में जो बना, वो डिपार्टमेंट बना, उस डिपार्टमेंट ने एक चीज़ बनाई क्या कि हमारे कंट्री में जितनी भी पॉलिसीज़ बनेंगी, जितने भी प्रोग्राम्स बनेंगे, वो 5-year प्लान के अंडर बनेंगे। यानी कि हम 5-5 साल के, हर 5 साल के बाद एक नया प्लान बनाया करेंगे इस तरह से, और हम ये देखा करेंगे कि उस प्लान, जो पहला वाला प्लान था 5 years का, उसके ऑब्जेक्टिव्स कितने अचीव हो गए, कितने नहीं हुए, उसके बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट 5 year का प्लान बनाएंगे, फिर नेक्स्ट का बनाएंगे, इस तरह से। तो उन्होंने एक सीरीज बनाई 5-year प्लान्स की। तो शुरुआत इसकी हुई 1951 से। तो पहला जो 5-year प्लान था इंडिया में वो 1951 से स्टार्ट हुआ था। तो ये जो प्लान था इस तरह से चलाना कि हम 5-5 साल के प्लान बनाएंगे, फिर उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस को वॉच करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये सिस्टम हमने सोवियत यूनियन, जिसको आप आज के समय में रशिया नाम से जानते हैं, तो रशिया को देख करके हमने ये वाला प्लान उनसे अडॉप्ट किया। वहाँ पे भी ऐसा होता था और हमने भी ऐसा करना एक्सेप्ट किया। तो हर जो 5 साल का प्लान था वो एक बात और स्पेशल बताता था कि ऐसा नहीं था कि उस समय के इकोनॉमिस्ट का विजन केवल 5 year तक का ही था कि अब शुरू किया है तो आज से 5 साल के बाद हमें ये अचीव करना है, तो 5 साल की ही जर्नी को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो क्या करते थे, हर 5 year की प्लान में अगले 20 साल का मैप भी रखते थे। 20 years में हम लोग कहाँ पहुँच जाने चाहिए, 20 years में हमको क्या अचीव हो जाना चाहिए, तो वो उतना भी उसमें डिटेल रखते थे। और एक
प्लान 5 ईयर का कंप्लीट होने के बाद दूसरे प्लान की स्टार्टिंग में फिर नेक्स्ट 20 ईयर्स का अगेन, तो इस तरह से ना इस 20 ईयर्स के प्लान को भी वो लोग कैरी करते थे, उसको भी वॉच करते थे, उसके लिए भी पॉलिसीज बनाते थे, और उसको हम बोलते थे पर्सपेक्टिव प्लान। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ आपके लिए, देखिए पर्सपेक्टिव प्लान। तो ये भी था 5 ईयर प्लान के साथ साथ एक 20 ईयर का प्लानिंग भी चल रही थी, जिसका मेंशन हर 5 ईयर के प्लान में होता था, उसको हम लोग पर्सपेक्टिव प्लान कहते थे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको भी याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। पॉइंट नंबर 6, प्लानिंग कमीशन वॉज सेट अप इन 1950। 1950 के वर्ष में, ईयर में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ, और जब ऐसे एक एक करके उन्होंने 5-5 साल के प्लान बनाए, तो जब 12th 5 ईयर प्लान बना 2012 में, उसके बाद 2015 में ये प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। उसकी जगह पर एक नीति आयोग नाम से एक अलग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने बनाया। तो इस एक पैराग्राफ में ना आपको 3 तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। देखिए ये वाला पॉइंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही पैराग्राफ में आपको ना 3 तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है, 3 तरह के क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं। क्या? पहला क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन कब बना था? तो आप कहेंगे जी 1950 में, करेक्ट। लास्ट 5 ईयर प्लान इंडिया में कौन सा था और वो कब स्टार्ट हुआ? तो आप कहोगे जी लास्ट 5 ईयर प्लान 12th 5 ईयर प्लान था, और वो इंडिया में 2012 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है जी। थर्ड, ये प्लानिंग कमीशन कब खत्म हुआ? ये प्लानिंग कमीशन को 2015 में इसको एंड किया गया, और इसके प्लेस पे नीति आयोग नाम से एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया। एक्चुअल में था क्या कि ये सब कांग्रेस गवर्नमेंट का एक तरीका था काम करने का 5 ईयर प्लान्स के थ्रू। तो जब 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में, तो उन्होंने देखा कि इसका अब कोई आज के टाइम में कोई ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को हटा दिया। साथ में केवल एक उसकी जगह पे नीति आयोग नाम से एक छोटा डिपार्टमेंट बनाया, जिसका काम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इकोनॉमिक एडवाइसेस देने का था। तो प्लानिंग कमीशन का जो डिसॉल्व होना था वो 2015 में हुआ, एक नया सरकार आने के बाद। ठीक है, आगे देखते हैं। नीति जो आयोग था, नीति जो वर्ड है ना, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बेसिकली नीति जो वर्ड है ना, हिंदी का शब्द है। उन्होंने क्या किया, आजकल मोदी सरकार ऐसे ही करती है कि हिंदी के वर्ड का अलग अलग ना उसका एक मीनिंग बना देती है। हिंदी के वर्ड को शॉर्ट फॉर्म बना करके उसका एक लॉन्ग फॉर्म में एक मीनिंगफुल उसका इंटरप्रिटेशन कर देती है। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इसमें कोई खराब बात नहीं है। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इस तरह से ये डिपार्टमेंट का नाम हुआ। आगे देखते हैं, कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। अब आप ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में आप 1950 से लेकर 1990 तक का पीरियड पढ़ रहे हैं, और इस 40 ईयर्स के टाइम के दौरान 5 ईयर प्लान ही हमारे मेन इकोनॉमिक एजेंडा थे। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि हम अलग अलग 5 ईयर प्लान की बात ना करके हम ये देख रहे हैं कि जितने भी प्लान्स बने, इन सबके कॉमन गोल्स क्या क्या थे। 5 तरह के कॉमन गोल थे। ग्रोथ होना चाहिए कंट्री का। नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़नी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए लोगों को। नंबर 3, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए कंट्री का, कंट्री के लोगों का, कंट्री की टेक्निक्स का, टेक्नोलॉजी का। नंबर 4, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, हमारे इंपोर्ट्स कम होने चाहिए, हमें अपनी नीड फुलफिल खुद ही कर पानी चाहिए, हम आत्मनिर्भर बन जाएं, इसको हम बोलते हैं सेल्फ रिलायंस। नंबर 5, इक्विटी। इक्विटी मीन्स अमीर और गरीब की जो दूरी है, जो गैप है इन दोनों में, वो गैप हमारा कम होना चाहिए। ये भी हमारा 5 ईयर्स प्लान्स का कॉमन गोल था। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम करते हैं बात ग्रोथ की। इस तरह से देखिए, ग्रोथ में पहला बात आता है कि आफ्टर बैकवर्डनेस अंडर ब्रिटिश रूल द इकोनॉमिक ग्रोथ बिकेम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लानर्स। ये तो पक्की बात है कि जिस कंडीशन में ब्रिटिशर्स ने हमको छोड़ के गए थे 1947 में, वहाँ पर हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब थी। वहाँ से हमको अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को काफ़ी इम्प्रूव करना था। ऐसा हर एक 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव रहा कि हमें अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट करना है। पॉइंट बी देखते हैं, ग्रोथ। ग्रोथ का क्या मीनिंग है? तो बेसिकली 2 मीनिंग है ग्रोथ के, इंक्रीजिंग द रिसोर्स बेस और इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। जितने हमारे रिसोर्स हैं उन रिसोर्सेज की क्वांटिटी बढ़े, ये तो हमने पहले पॉइंट में बताया, फर्स्ट पॉइंट में। और जो रिसोर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, यानी कि वो उतने ही रिसोर्स को यूज़ करके हम ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पाएँ गुड्स और सर्विसेज की।
तो ये दोनों बातें हमारी ग्रोथ के बारे में बताती हैं। तो ग्रोथ कैसे होगा, हमारा रिसोर्स बेस इंक्रीज कैसे होगा, वो ऐसे होगा बाई वे ऑफ डिस्कवरिंग न्यू रिसोर्सेज। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर करें, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हों, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों, या वो किसी और तरह के रिसोर्स हों। सेकेंड पॉइंट हुआ इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। अब ये कैसे बढ़ेगी जी, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी, उसका एक तरीका बहुत अच्छा है, वो क्या, कि हम अपनी टेक्नोलॉजीज को इनोवेट करें, हम अपनी टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट करें या इनोवेट करें, या फिर उनको हम लोग बाहर से अडॉप्ट करें। इस तरह से टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन ही, टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और देखिए हायर जीडीपी इज द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हम ये सब काम कर तो रहे हैं, लेकिन कैसे मालूम चलेगी हमारा जो परफॉर्मेंस है वो एक्चुअल में ग्रोथ है कि नहीं है, तो उसका एक इंडिकेटर है क्या, हायर जीडीपी। अगर हमारी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज कर रही है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। ऑल दो ये आर्ग्यूमेंट जो है थोड़ा आर्ग्यूबल है, इसमें दोनों तरह के व्यूज आते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर हम लोग कह सकते हैं कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है। GDP growth is contributed by प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। किसी भी कंट्री, वर्ल्ड का कोई भी कंट्री हो, तीन ही सेक्टर होते हैं, प्राइमरी या दैट मीन्स एग्रीकल्चर बेस्ड, सेकेंडरी दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, टर्शरी दैट मीन्स सर्विस सेक्टर बेस्ड। तो इन तीनों ही सेक्टर से कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी ग्रोथ के लिए। तो हमारा जो 5 ईयर प्लान का कॉमन गोल था वो यही था कि इन तीनों सेक्टर्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए ताकि हमारा जीडीपी ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन इज की टू इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे 5 ईयर प्लान्स का एक ये भी एक एक बड़ा इंपॉर्टेंट विजन था कि हमारा स्ट्रक्चरल कंपोजिशन करेक्ट होना चाहिए। आज़ादी के टाइम पे क्या था, पॉपुलेशन का ज़्यादातर पार्ट, मोर देन 2/3 यानी कि अराउंड 70% ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादातर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में ही लगी हुई थी, जबकि कंपनीज यहाँ पे थी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे थी नहीं, और सर्विस सेक्टर बहुत ही थोड़ा था। तो प्लानिंग कमीशन का ये गोल था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ओपन होना चाहिए सेकेंडरी सेक्टर में, और सर्विस सेक्टर भी बढ़ना चाहिए टर्शरी सेक्टर में। तो ये जो बहुत सारे लोग अननेसेसरीली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं, ये धीरे धीरे मूव हो जाए सेकेंडरी और टर्शरी की तरफ, और एग्रीकल्चर में केवल उतना बचे जहाँ पर जितने लोगों का रिक्वायरमेंट है। तो ये जो है ना, ये जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन था, है ना, इस कंपोजिशन को करेक्ट करने का भी हमारा 5 ईयर प्लान का गोल रहा हमेशा। अब पढ़ते हैं हम सेकंड वाला पार्ट, जो हमारे कॉमन गोल थे, वो था एम्प्लॉयमेंट के बारे में। देखिए सेकंड पॉइंट, देखिए एम्प्लॉयमेंट। इंक्रीजिंग जीडीपी अलोन इज नॉट इनफ इफ रिच गेट्स रिचर एंड पुअर रिमेन्स पुअर। ये तो सही बात है ना, अगर अमीर अमीर होता चला जाए और गरीब गरीब ही रहे तो एज ए होल कंट्री की जीडीपी तो बढ़ जाएगी, क्योंकि अमीर अमीर हो रहा है और भी ज़्यादा। तो जीडीपी बढ़ना ही केवल काफ़ी नहीं है, हमको कुछ और भी चाहिए। वो क्या है, देखते हैं। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हमारे कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो, प्लस इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका विकास हो। मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है, ऐसा ना हो कि कुछ लोगों का तो ग्रोथ हो रहा है, कुछ लोगों का बिल्कुल नहीं हो रहा, तो सभी का विकास हो, सभी का ग्रोथ हो। ये नंबर 3, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। जो ग्रोथ हो उसके साथ साथ सोशल जस्टिस भी हो। ऐसा नहीं है कि मतलब जो थोड़े कम ग्रोथ वाले लोग हैं उनको ज़्यादा ग्रोथ वाले लोग एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दें। सोशल जस्टिस होना चाहिए। और ये जो तीनों चीज़ें थी, ये तीनों चीज़ें ही हमारे हर एक 5 ईयर प्लान के कॉमन गोल्स थे। तो हर एक 5 ईयर प्लान ने ये ध्यान दिया कि हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, और सोशल जस्टिस को भी एंश्योर किया गया। और देखते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन। हर एक 5 ईयर प्लान में इस बात पे खास तौर पे ध्यान दिया गया कि वुमेन के लिए भी हमेशा अच्छे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जाएं, गवर्नमेंट के द्वारा भी और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी। पॉइंट डी, चेंज इन स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स इन प्राइमरी सेक्टर मस्ट डिक्रीज एंड दैट इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर मस्ट इंक्रीज। वही बात जो मैंने आपको बताई थी लास्ट वाली स्लाइड पे, वो यहाँ पर भी आ गई कि हमारा जो कंट्री में अभी तक फ्रीडम मिलने तक जो ज़्यादातर पॉपुलेशन का हिस्सा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में लगा हुआ था, तो जो वहाँ पे एक्सेस लोग वहाँ पे लगे हुए थे, उन लोगों का मूवमेंट होना चाहिए किसमें,
सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शरी सेक्टर में। तो ये जो मूवमेंट करना था, जो मोबिलाइजेशन करना था लेबर फोर्स का, इसका भी गोल हमारा हर एक 5 ईयर प्लान में रहा। और देखिए अब हम बात कर रहे हैं थर्ड वाले कॉमन गोल की, विच इज़ अबाउट मॉडर्नाइजेशन। पॉइंट ए देखते हैं, मॉडर्नाइजेशन इज द की टू रियल इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस तो मिल गया, ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन असल में हमारे इंडिपेंडेंस का हमें असली फायदा तब मिलेगा जब हम अपनी सोसाइटी में, अपने लिविंग मेथड्स में, अपनी सोच में मॉडर्नाइजेशन का फैक्टर ला पाए। ये हमने यहाँ पे एक चीज़ बताई। पॉइंट बी, अडॉप्शन ऑफ एंड अपडेटिंग न्यू टेक्नोलॉजी। जब तक हम लोग नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग नहीं सीखेंगे, तब तक हमारा कंट्री का ग्रोथ होना इम्पॉसिबल है। तो वही हमने यहाँ पे बताया, प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज ओनली बाय वे ऑफ इन्वेंशन एंड इनोवेशन। इन्वेंशन कहते हैं किसी नई चीज़ को क्रिएट करना, और इनोवेशन कहते हैं एग्जिस्टिंग चीज़ को ही ज़्यादा इफेक्टिव बनाना, ऐसे तरीके निकालना ताकि वो और भी ज़्यादा अच्छे से काम कर पाए। इन्वेंशन और इनोवेशन, इन दोनों की हेल्प से ही हम अपने कंट्री को मॉडर्नाइज कर सकते हैं। ऐसे वाले गोल भी हमारे हर 5 ईयर प्लान में हमेशा रहे। और देखिए पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, अगर कोई भी एक्टिविटी है इनोवेशन के रिगार्डिंग या इन्वेंशन के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, अगर वो इंडिविजुअल लेवल पे एक एक आदमी कर रहा है या छोटे छोटे ग्रुप में लोग कर रहे हैं, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा कंपेयर टू अगर वो एक बड़े लेवल पे सब लोग मिलकर करें। तो यही बात यहाँ पे आई, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। अगर सभी इंडिविजुअल रिसोर्सेज को, सभी छोटे छोटे रिसोर्सेज को मिला करके पूल कर दिया जाए, एक साथ ला दिया जाए और तब उस पर काम किया जाए, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा होगा और बड़ा होगा। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इनोवेशन प्रोसेस वाज आल्सो द गोल ऑफ आवर ईच 5 ईयर प्लान। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने हम ये कॉमन गोल्स पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं था कि ये सभी गोल्स पर हर 5 ईयर प्लान ने इक्वल एम्फासाइज किया, इक्वली उस पर फोकस किया, ऐसा नहीं था। किसी प्लान में थोड़ा किसी चीज़ पे ज़्यादा था और किसी प्लान में किसी और चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन अगर कॉमनली देखें तो जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सभी 5 ईयर प्लान्स के कॉमन गोल्स थे। ठीक है, और देखते हैं चेंज इन सोशल आउटलुक। वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए कंट्री में, ऐसा हमारा 5 ईयर प्लान्स के गोल्स थे। प्रमोशन ऑफ सिविल मैनर्स, है ना, लोगों में सिविल मैनर्स बढ़ने चाहिए, सिविक मैनर्स बढ़ने चाहिए ताकि वो अच्छे से पब्लिक सर्विसेज का, पब्लिक फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सकें। साथ में नेशनल आइडेंटिटी अमॉन्ग्स्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। हमारे कंट्री में बहुत सारे कल्चर्स के लोग अलग अलग रहते हैं और आपस में उनमें कुछ कुछ क्लैशेज या कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स को एक तरफ रखते हुए सब लोग कंट्री के बारे में सोच पाएँ, अपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बारे में सोच पाएँ, ऐसा भी हमारे 5 ईयर प्लान्स ने गोल रखा। इन इंडियाज कॉन्टेक्ट्स, अभी कुछ कुछ यहाँ पे ना इन 5 ईयर प्लान में कुछ स्पेशल गोल्स थे। कैसे कि हमारे कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन आना चाहिए, दैट मीन्स हमारे कंट्री में फूड इतना सफिशिएंट प्रोड्यूस होना चाहिए ताकि हमको कभी इंपोर्ट ना करना पड़े। वीट है, राइस है, पल्सेज है, इस तरह की चीज़ें हमको इंपोर्ट ना करनी पड़े, हम लोग खुद ही से प्रोड्यूस कर पाएँ। तो ऐसा ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ हमारे कंट्री में। आने वाले चैप्टर्स में इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन, जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे तब हमारे कंट्री में केवल टेलीग्राम तक की सुविधाएं थी, लेटर्स, पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राम, इस तरह से था बस। उसके बाद देखिए टेलीफोन्स आए, अब तो आप जानते ही हैं, है ना, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स, देन आपका इंटरनेट वगैरह वगैरह। अब तो खैर बहुत ही रिवॉल्यूशन आ गया। तो हमारे 5 ईयर प्लान ने जो काम किया, जो जिस गोल्स पर काम किया, वो उनमें से एक ये भी था कि हमारे कंट्री में कम्युनिकेशंस की जो सिचुएशन है वो बहुत इम्प्रूव होनी चाहिए। साथ में आईटी एंड बीपीओ रिवॉल्यूशन। आईटी का आपको पता ही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कंप्यूटर्स हैं, आपका इंटरनेट है और इस तरह से जितना भी आईटी का सेक्टर आपको सब पता ही है। और बीपीओ रिवॉल्यूशन, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो कंट्री में ना बाहर के कंट्रीज़ ने हमारे इंडिया आकर अपने कॉल सेंटर स्टैब्लिश किए, तो यहाँ से बड़ा फ़ायदा हुआ। उनका प्रोसेस थोड़ा कम कॉस्टली हुआ और हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। तो यहाँ पे जो इंग्लिश बोलने वाले लोग थे अच्छे, उन सबको बीपीओ में काम मिला, जॉब्स मिली कॉल सेंटर्स में, इस तरह से। तो ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि हमारे 5 ईयर प्लान्स ने इस तरह से इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिज़ाइन किया, धीरे 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 ऐसे उन्होंने कंट्री का सिचुएशन बना दिया कि अब ये सब हो पाया। ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन आई, बीपीओ, आईटी, इस तरह से सब हर सेक्टर में रिवॉल्यूशन आया। बहुत से लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि यार सब बेकार है, सारे सिस्टम बेकार है, पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान जो थे ना बेकार थे। बिल्कुल ऐसा नहीं है।
कमी तो हर सिस्टम में आ सकती है, लेकिन ना इन्होंने कोशिश किया और काफ़ी हद तक इन्होंने अचीव भी किया, ऐसा बात नहीं है। ऐसे कंट्री में जहाँ पर इतनी सारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे उन समस्याओं को साथ में चलते हुए उन्होंने इतना सब अचीव किया, दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। वी शुड बी अप्रिशिएटिंग ऑल दीज एफर्ट्स एंड नॉट क्रिटिसाइज, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट जो है फोर्थ, विच इज़ अबाउट सेल्फ रिलायंस। हमारे 5 ईयर्स प्लान्स के जो कॉमन गोल्स में एक था सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। यानी कि हमको जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना कि उनको फुलफिल करने के लिए हमें खुद से ही प्रोडक्शन कर पाना चाहिए। इसमें पहला पॉइंट आया, इट मीन्स ओवरकमिंग द डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे पास इतना प्रोडक्शन नहीं था कि हम अपनी ज़रूरतों को खुद से पूरा कर सकें, चाहे वो क्लोथिंग हो गया, चाहे वो फूड हो गया, चाहे वो और मशीन्स हो गई वगैरह वगैरह। हमको ये सारी चीज़ें इंपोर्ट भी करनी पड़ती थी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। तो ये इंपोर्ट पे डिपेंडेंस हमारी कम हो और हम लोग खुद से प्रोड्यूस कर पाएँ, सेल्फ रिलायंट बन पाएँ हम लोग, ऐसा गोल हमारे 5 ईयर्स प्लान्स का हमेशा रहा। डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं जी? ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन सभी नेचुरल रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में डिस्कवर किया जाए, इनको डेवलप किया जाए और इनका ग्रोथ किया जाए कंट्री के ग्रोथ के लिए। ऐसा भी हमारे 5 ईयर प्लान्स का कॉमन गोल हुआ करता था। और देखिए पॉइंट सी बोलता है, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज फॉर इंपोर्ट्स मस्ट गो। हमारा जो इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंस था कि हमको खुद प्रोडक्शन ना कर पाने की वजह से हमको बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती थी, वो सब हमारा ख़त्म हो जाना चाहिए। अब इंपोर्ट हमारे कम हो जाने चाहिए। तो ये भी हमारा गोल रहा 5 ईयर प्लान्स का। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज फॉर टेक्नोलॉजीज मस्ट गो। हम ना केवल गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट करते थे, हम लोग फॉरेन से टेक्नोलॉजीज भी इंपोर्ट करते थे। तो वो टेक्नोलॉजीज हमको अगर बाहर से लेते थे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती थी। तो क्यों ना उन टेक्नोलॉजीज को हम लोग इन हाउस कंट्री में ही डेवलप कर पाएँ, कंट्री में ही इतने हमारे अच्छे R&D सेंटर्स हों, DRDO है, इसरो है, और इस तरह की चीज़ें जो हमको जो पहले बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती थी टेक्नोलॉजीज, अब हम लोग घर में ही अपने ही कंट्री में ही उनको डेवलप कर पाएँ। ऐसा भी हमारे 5 ईयर प्लान्स का गोल था और इसी वजह से हो पाया। आगे पॉइंट देखते हैं, फॉरेन इंटरफेरेंस इन आवर कंट्रीज पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस मस्ट गो। ये भी एक टारगेट था हमारी 5 ईयर प्लान्स का, क्या कि अगर हम किसी कंट्री पे किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं तो वो जो कंट्री हमको वो चीज़ तो देगा, लेकिन अपनी कंडीशंस पे देगा, हमको ब्लैकमेल भी कर सकता है वो। फॉर एग्जांपल 1965 में यहाँ पे लिखा हुआ, आप चेक कर लीजिए। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ, तो उस टाइम पे हमारा कंट्री US से बहुत सारा वीट इंपोर्ट करता था। यहाँ पे अपना प्रोडक्शन हमारा कम था वीट का, तो नीड को फुलफिल करने के लिए हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता था वीट US से। तो वीट का जो इंपोर्ट था, तो US ने हम पाकिस्तान से जो वो वॉर है वो जीत रहे थे, उसके बावजूद भी US ने हमको प्रेशर किया कि आप अभी वॉर को स्टॉप कीजिए वरना हम आपकी वीट की सप्लाई बंद कर देंगे। इस प्रेशर में आकर के हमने पाकिस्तान को जो हम और ठीक से उस वाली वॉर को एंड कर सकते थे, हमने नहीं कर पाए, और हमने उस प्रेशर में आके ना वो वॉर हमने स्टॉप कर दिया। तो US ने हमको वो ब्लैकमेल किया वहाँ पर, क्यों? क्योंकि हमारी डिपेंडेंस थी वीट के लिए अमेरिका पर। तो इस तरह की डिपेंडेंसी ना रहे फ्यूचर में, तो ये भी हमारे 5 ईयर प्लान्स के गोल रहे, ताकि हम अपने कंट्री के डिसीजंस पूरी तरह से सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर के ले पाए। इस पॉइंट का लास्ट सेक्शन है वो है इक्विटी के बारे में, देख लेते हैं। इक्विटी का दूसरा नाम है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बी बेन और कर्स इफ इट बेनिफिट्स ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। हमारी कंट्री में मान लीजिए बहुत अच्छा GDP बढ़ रहा है, बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, लेकिन जो उसका फ़ायदा है केवल कुछ ही लोगों तक पहुंच रहा है, सब लोगों तक नहीं पहुंच रहा। उस केस में हमारा जो ग्रोथ है ना, हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पावरफुल लोग बन गए, अब जो थोड़े नंबर्स में है, वो जो बाकी लोग बच गए जो पावरफुल नहीं है, जिनके पास कोई एम्पावरमेंट नहीं है, वो पावरफुल लोग इन वाले लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे। तो ये होना भी हमारे लिए बेकार है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स ने किया था, अगर वही काम हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ करने लगे तो वो फिर हमारे लिए अभिशाप के सिवा और क्या हो सकता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसा ना हो,
हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ इक्विटेबल हो, यानी कि उसका बेनिफिट हर इंसान को मिले, हर जो देश में रहने वाले देशवासी हैं उनको मिले। तो ऐसा ही गोल था हमारे 5 years प्लान्स का। पॉइंट बी, ईच पर्सन इन द कंट्री मस्ट हैव एन इक्वल राइट फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। तो हर इंसान को ये राइट है कि वो अपने एग्जिस्टिंग लिविंग स्टैंडर्ड को और बेटर कर सके, उसके लिए जो भी नीडफुल है उसको वो कर सके, उसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें वो अच्छा वाला काम करने के लिए, या उसको और एम्प्लॉयमेंट, बेटर एम्प्लॉयमेंट मिले इस तरह से, तो उसका राइट है। तो ये राइट उसको मिले अनऑब्स्ट्रक्टेड वे से, यानी कि उसमें कोई बाधा ना आ पाए। तो ऐसा भी गोल हमारे हर 5 year प्लान का हुआ करता था। डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी मस्ट डिजर्व द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फर्स्ट। जो हमारे कंट्री में होने वाली इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, यानी कि आर्थिक संपन्नता है, उसका बेनिफिट पहले किसको मिलना चाहिए? पहले उसको मिलना चाहिए जिसको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, जो थोड़ा सा वीक है, जो इकोनॉमिकली जो पुअर है, जो अपने जिसको मुश्किल आती है अपनी लाइफ को मेंटेन करने में, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट सबसे पहले उसको मिलना चाहिए। तो ऐसा भी हमारे 5 year प्लान्स ने इंश्योर करने की कोशिश की। इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मस्ट रिड्यूस। अब एक तो जो अब तक हमने बात की वो थी इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन की, अब हम बात कर रहे हैं वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जो इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा थी और आज के टाइम में भी है। डिस्पाइट कि ये 5 year प्लान्स ने बहुत ट्राई किया कि ये इनइक्वालिटी ना रहे, इक्वालिटी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स थे जो कि इनके कंट्रोल से बाहर थे। तो फिर भी उन्होंने कोशिश किया और उससे कुछ कुछ तो फर्क पड़ा भी, ऐसी बात नहीं है। आगे देखते हैं। एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स। 5 year प्लान ने इंश्योर किया कि हर इंडियन को ये इतनी कैपेबिलिटी आनी चाहिए कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। कैसे? उसकी फूड की नीड है, क्लोथिंग की नीड है, हाउसिंग की नीड है, शिक्षा एजुकेशन की नीड है, उसको एजुकेशन का चांसेस मिले, और उसको हेल्थ केयर का नीड है। तो देखो आप, फूड के लिए गवर्नमेंट क्या करती है आज के टाइम में भी? गरीब फैमिलीज़ को, पुअर फैमिलीज़ को जो गवर्नमेंट है वो राशन की स्कीम के अंडर ना उनको काफ़ी सस्ता वीट और राइस वगैरह प्रोवाइड करती हैं। क्लोथिंग में तो ऐसी कुछ हेल्प नहीं दिखाई देती, पर क्लोथ इतना महंगा भी नहीं होता, बेसिक क्लोथ तो सस्ते ही आते हैं। हाउसिंग में देखो गवर्नमेंट ने ना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए अलग से, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए अलग से वो गवर्नमेंट घर बना के देती है उनको बहुत सस्ते प्राइस पे, आज के टाइम में भी। एजुकेशन, मतलब गवर्नमेंट स्कूल जितने भी ओपन है वहाँ पर गवर्नमेंट की स्कूलों में जो फीस होती है वो बहुत कम होती है बच्चों के लिए। तो ये जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूलों की एजुकेशन, उनके लिए एजुकेशन अफोर्डेबल बन पाए, इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया हुआ है। हेल्थ केयर, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं आज के टाइम में भी वो लोगों को काफ़ी कम कॉस्ट पर हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। डिस्पाइट कि वहाँ पे अपनी तरह की समस्याएं हो सकती हैं, पर सिस्टम है वहाँ पर। थोड़ा सा अगर इनकन्वीनियंसेस को सहन करने वाला बंदा है तो वहाँ पर वो उसको हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल है। इस तरह से हमने देखा कि इक्विटी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे 5 year प्लान्स के हमेशा गोल रहे, उनका रिजल्ट हमको आज भी देखने को मिल रहा है। एक पॉइंट आता है कि जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क है, इसको हम समझ लेते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि ऐसा कुछ कर दें कि हमारे कंट्री में हर आदमी की इनकम बराबर हो। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर की अगर सैलरी 2 लाख रुपए पर मंथ है तो उस हॉस्पिटल में जो स्वीपर होता है ना, जो सफाई करता है फर्श की, उसकी सैलरी भी 2 लाख रुपए होनी चाहिए। ऐसा कौन कहता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट, जो कि होना पॉसिबल नहीं है। ना तो ये ऐसा होना चाहिए और ना ही ऐसा होना पॉसिबल है। तो इसलिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अलग है किससे? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से। अब ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसको समझ लेते हैं। ये होना चाहिए और ये हमको डिजायर्ड है। कैसे? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हर कंट्री में जो बंदे रहते हैं उनकी इतनी इनकम तो होनी चाहिए ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। नंबर 1। नंबर 2 क्या हुआ? उन हर एक लोगों को इतनी इनकम तो अर्न होनी चाहिए कि वो अपना सोशल जस्टिस को क्लेम कर सकें, कोई दूसरा आदमी उनको एक्सप्लॉइट ना कर सके। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तो इस तरह से जो हम कहते हैं ना कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में इनकम का डिफरेंस तो रहता है, ऐसा नहीं कि सबकी इनकम इक्वल होती है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल लिमिट में होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक डॉक्टर ने तो ऑपरेशन किया, उसको 1 घंटे के 50,000 रुपीज़ मिले, और एक बंदा जो है वो पूरे 1 साल में 50,000 रुपीज़ कमाता है। तो ये जो गैप है, इस गैप को कम करने की कोशिश की जाती है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर।
तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों में ये फर्क है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो पहला वाला था ये इम्पॉसिबल है, इम्प्रैक्टिकल है, ऐसा ना तो हो सकता है और ना ही ऐसा होना चाहिए। और दूसरा वाला ये वास्तव में ऐसा होना चाहिए, और ऐसा करने के लिए हमारे प्लानर्स ने इन 5 ईयर्स प्लान्स के थ्रू कोशिश किया और काफ़ी हद तक इसको ठीक भी किया। मतलब है ना, आप देखो, आप किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान होता है, लेकिन आप सच में देखोगे तो आज के टाइम में भी अगर आप देखें तो इंडिया में हर स्टेट के अंदर हर साल, तकरीबन हर साल, और कई बार तो साल में एक से ज़्यादा बार भी, जो मिनिमम वेजेस हैं, है ना, किसी वर्कर को मिलने वाले, जो कम से कम कितनी उसको सैलरी मिलनी चाहिए वर्कर को, ये जो एक वो गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड है, वो हर साल रिवाइज होता है महंगाई को देखते हुए या कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखते हुए। तो वो हर साल रिवाइज, हर साल वो बढ़ता है। तो गवर्नमेंट इस चीज़ का ध्यान रखती है अपने लिमिट्स के हिसाब से। तो चीज़ों को क्रिटिसाइज ना करने की बजाय हमको उनको प्रॉपर स्टडी करना चाहिए, और स्टडी करने के बाद ही कोई ओपिनियन बनाना चाहिए, ना कि बस केवल दूसरे से सुना और क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 2.1 आज का, जो हमने इस चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ा। और इसके बाद हम आपको 2.2 में एग्रीकल्चर की जो पोजीशन थी, जो प्राइमरी सेक्टर की जो पोजीशन थी इंडिया में 1950 से लेकर के 1990 तक, इसको हम पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।